अपने माग मीडिया के नाजरीन की खिदमत में एक बार फिर आपका होस्ट आबिद गौहर हाजिर खिदमत है। आज एक बार फिर नई दिल्ली के हुमायूं टॉम से, हुमायूं टॉम के सहन में कई दोस्त मिले और कुछ ऐसे भी दोस्त मिले जो हम पेशा हैं, जिनके साथ दिलचस्पी है और जिनके साथ अच्छा लगता है बातें करना। और बातें तो बनाते हैं रेडियो वाले। हमने रेडियो में बहुत काम किया, लेकिन कभी भी मैंने अपने रेडियो में आरजे का जो प्रीफिक्स है वो नहीं लगाया। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, नए जो आर्टिस्ट हैं, नए जो अनाउंसर हैं, अपने नाम के आगे आरजे लगाते हैं। क्योंकि मुझे अभी एक दोस्त मिले, आरजे शाहिद शाह लिखते हैं। आरजे शाहिद शाह से मुलाकात करते हैं, यही मिले हुमायूं टॉम के सहन में। आरजे शाहिद शाह, अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसे हाल है? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा आप यहाँ मिले जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। बातें करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपने। तो ये माग मीडिया प्रोडक्शंस की एक प्रोडक्शन है जी, तो इसमें आज हम आपके साथ बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पेशे के हवाले से बात करते हैं। क्या करते हैं आप? शायद मैं अभी फिलहाल आरजे शाहिद शाह के नाम से आप कह सकते हैं कि जाना जाता हूँ। अगर हम बात करें सर्कल में, सोशल मीडिया पर, तो बेसिकली न्यूज़ ब्रॉडकास्टर कहें तो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि मैं ऑल इंडिया रेडियो के एफएम चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, एफएम रेनबो से। अच्छा। तो आरजे एक रेडियो जॉकी जो एक प्रोफाइल है, वो बेसिकली प्राइवेट चैनल ने शुरू किया और उन्हीं के लिए सूट करता है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं ऑन एयर। जॉकी मींस जो रेडियो में कुछ भी कर सकता है, सीरियस कुछ भी कर सकता है, मतलब वो सीरियस हो कि वो ह्यूमरस हो, हाँ। या किसी भी तरीके का कंटेंट हो, या स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन। पहले जमाने में रेडियो इसको अनाउंसर कहते थे, अनाउंसर कहते हैं, प्रेजेंटर कहते हैं, अभी भी कहते हैं। अच्छा। लेकिन अब चूंकि वक्त बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। प्राइवेटाइजेशन जब आई, नए नए चैनल आए, यूट्यूब चैनल आए, तो इनको रेडियो जॉकी कहना लगे। हाँ, वो रेडियो जॉकी ऐसे भी कह सकते हैं आप, क्योंकि अब रेडियो पर आए हैं तो एंटरटेन करना, अपने लिसनर्स को, अपने ऑडियंस को एंटरटेन करना उनका अनाउंसर एंटरटेन नहीं करते हैं। लेकिन एक दायरा होता है जिसमें रह करके, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि मर्यादा में रहते हुए, सभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए, इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम के लिए ऑडिशन होता है रेडियो में। बिल्कुल, पहले टेस्ट होगा, पहले आप अप्लाई करेंगे, टेस्ट होगा और उसके बाद फिर ऑडिशन होगा। अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो रिटन टेस्ट। अच्छा, उसके बाद वॉइस टेस्ट का आपका मॉड्यूलेशन चेक किया जाएगा ऑडिशन में, और आपकी कैपेबिलिटी कितनी है न्यूज को लेकर के, और करंट अफेयर्स कितनी पता है, करंट अफेयर्स से पब्लिक इंटरेस्ट टॉपिक्स होते हैं, और लैंग्वेज लैंग्वेज पर आपकी प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, एवरीथिंग। तो वो सभी मिला करके आप ये सारा कुछ पास हो गया। उसके बाद वॉइस टेस्ट। हाँ, उसके बाद ऑडिशन जो हुआ वो वॉइस टेस्ट हुआ आपका। उसके बाद फिर एक इंटरव्यू भी होता है। आपकी माशाल्लाह वॉइस जो है बहुत अच्छी है। शुक्रिया शुक्रिया में काम करते हैं। मेरा ही मानना है आबिद भाई कि आवाज सबकी अपनी एक यूनिक, मुनफरद होती है। एक अपना, सबका अपना एक अलग आवाज का एक अंदाज। तो जो अल्लाह ताला ने जिसमें बेशक जैसे दी है तो वैसी है जी, तो यू कैन नॉट मेक इट। हाँ, आप उसको बना नहीं सकते, लेकिन आप उसको बेहतर कर सकते हैं, मॉड्यूलेशन से, अंदाज़े बयां से बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रेसिव बना सकते हैं। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं, ये बोलते हैं कि आवाज सबकी अच्छी होती है, उसको प्रेजेंट करने का और उसको मॉड्यूलेट करना, अंदाज जो होता है वो उसको यूनिक बनाता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल किसी ने सारे कुछ रिटन टेस्ट पास किया जी, उसने सारे गुण उसके पास हैं जी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको वो आवाज नहीं दिया। क्या वो रेडियो में नहीं आ सकता? नहीं, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैं आपको बताऊं कि अगर हम बात करें आवाजों की मुनफरिद होने की, डिफरेंट होने की, या इंडिविजुअल, एक सबकी अपनी अपनी एक पहचान होती है। तो वो जो डिफरेंट आवाजें हैं वो ज्यादा कैची होती हैं, ज्यादा वो जो है इम्पैक्ट रखती हैं, एक्सेप्टेबल भी होती है, इम्प्रेस करती हैं। ऐसी बहुत से सिंगर्स हैं जो एक नॉर्मल सिंगर है, बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर हैं, होते हैं, लेकिन कुछ आवाजें बिल्कुल अलग तरह की आती हैं। तो मैं उस तरह की आवाजें पसंद करता हूँ और बहुत पॉपुलर होते हैं, यानी कि और लोग भी पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई खास आवाज ही रेडियो के लिए बनी होती है, सब तरह की आवाज। मैंने कहा ना कि अंदाज और उस पर आपकी जो परफेक्शन है, एक्सेलेंस, बेसिकली परफेक्शन कुछ नहीं हो सकता। आई कैन रीच फॉर द एक्सेलेंस, परफेक्शन इज गॉड्स बिजनेस। तो एक्सेलेंस पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं और आप अपनी पहचान कैसे बना सकते हैं। आपको कब लगा कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं आरजे शाहिद बनूं? नहीं, मैं तो अभी भी इस काबिल नहीं हूँ। अच्छा, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, और सीखना ही है। एक जिंदगी का एक जो सफर है, सीखते जाना है, चलते जाना है। और मैं रेडियो जॉकी हमेशा से नहीं था। अच्छा, मैंने शुरुआत की थी न्यूज चैनल्स के साथ 2004 में। अच्छा, प्राइवेट न्यूज चैनल्स के साथ, और न्यूज चैनल्स में ही मैंने बहुत वक्त काम किया। मतलब शुरुआत करी बहुत ही बेसिक। मैं पहले आता हूँ, मीडिया से वापसी कैसे होगी आपकी? हाँ, इसी तरीके से कि मैं बताऊं कि शुरुआत तो
इसी दिल्ली में मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा, और उसके बाद फिर अपने फादर के साथ ही उनके बिजनेस में इन्वॉल्व रहा, एंगेज रहा। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये चीज़ शायद मेरे लिए नहीं बनी। अच्छा, तो मैंने छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउसेस से शुरुआत करी। अच्छा, बहुत ही अपने बेसिक आपको जोड़ा मैंने, थोड़ा प्रोडक्शन सीखा, प्राइवेट चैनल के साथ। कैमरा किसे कहते हैं, स्क्रिप्ट क्या होती है, और उसके बाद फिर जब वो ऑडियो विजुअल तैयार होता है तो उसका क्या एक रिजल्ट होता है सामने जब आता है वो। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे चलता चला गया। और ऐसा कि आबिद साहब बहुत ज्यादा कोई हाईली क्वालिफाइड मैं नहीं था। अच्छा, बहुत बेसिक एजुकेशन थी, पुरानी दिल्ली से मेरा ताल्लुक रहा, तो नॉर्मल से स्कूल में ही पढ़ा। और बहुत अच्छा नहीं था मैं एकेडमिकली, मैं इवन बिलो एवरेज था। अच्छा, एवरेज भी नहीं था, लेकिन पैशन था। मुझे लगता है कि आपके अंदर पैशन हो और डिसिप्लिन उसके लिए टॉर्क का काम करे, मतलब सपोर्ट हो वो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, पैशन प्लस डिसिप्लिन, ये मैं समझता हूँ कि ये मैंने सीखा। पैशन में डिसिप्लिन लाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल तो है। इंसान पैशनेट होता है, मैं कुछ भी करूंगा, वो जुनून होता है, जुनून होता है। बेशक। अब उस जुनून में आपको डिसिप्लिन रखना है, ज़ब्त रखना है, वो कमाल की बात। जी, तभी आप अपनी पहचान बना सकते हैं, या आप एक लंबे वक्त तक अपनी एक जगह बना सकते हैं। वरना तो जी, आप इतनी मीठी उर्दू बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं? सब उर्दू और हिंदी दोनों बोलते हैं जी। अच्छा, मुझे अपनी जो रेडियो की अनाउंसमेंट सुनाइए, क्या अनाउंसमेंट कैसे देते हैं आप? देखें, चूंकि हम पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से जुड़े हुए हैं, पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं हम, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कैची हो, एनर्जेटिक हो, और थोड़ा सा एंगेजिंग हो ऑडियंस से। हाँ, वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो मेरा अपना जो एक स्टाइल है, जो मैंने खुद से सोचा, दूसरों को सुन करके उसमें कुछ इम्प्रोवाइज किया, एडिट किया और उसको बनाया। तो मैं हमेशा अपने शो में जब भी मैं प्रोग्राम करता हूँ तो मैं अंदाजे रखता हूँ कि आप सुन रहे हैं देश का नंबर 1 रेडियो, आपका अपना रेनबो। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे शाहिद शाह। मीटर्स नहीं बोलते हैं? बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं, अलग अलग कट्स में अलग अलग तरह से बोलते हैं। 102.6 आप सुन रहे हैं देश का नंबर 1 रेडियो, आपका अपना रेनबो। अच्छा, कब आपको मजा आ गया? सबसे यादगार लम्हा कौन सा है? सबसे ज्यादा मजा कब आया? कौन सा शो करते करते आया? यादगार लम्हे तो सारे ही हैं, हर लम्हा यादगार बन सकता है। लेकिन एक बहुत ही अच्छा शो हुआ करता था, रात 11 से 12 उसका वक्त था। आरजे शाहिद भाई, ऐसा कोई प्रोग्राम जो आपको अपने दिल से बहुत करीब है, जो आपको बहुत पसंद है, जो आपने किया है रेडियो पे? मैं बहुत सारे प्रोग्राम मैंने किए हैं। मैंने 0 आवर शो से शुरुआत करी थी। अच्छा, 2011 अगस्त में। और फिर गज़ल प्रोग्राम भी काफ़ी किए मैंने। और 80s 90s के म्यूज़िक का बहुत ही खूबसूरत एक प्रोग्राम हुआ करता था। 80s 90s के जो बहुत ही मेमोरेबल ब्यूटीफुल सॉन्ग्स का एक प्रोग्राम होता था कंपेयरिंग के साथ, वो किया, मुझे याद है। आजकल मैं वीकेंड के शोज करता हूँ, जो सिटी हैपनिंग्स पर होता है, सिटी लाइट्स। उसके अलावा वो एक शो कितने बजे आता है? 5 से 6, शाम को 5 से 6। अच्छा। वो एक डेली प्रोग्राम है, सिटी के हैपनिंग्स इवेंट्स के बारे में हम अपडेट देते हैं। तो बेसिकली बीच बीच में सॉन्ग चलते हैं। हाँ, बीच बीच में सॉन्ग्स चलते हैं, और इस तरीके से हम पब्लिक को इन्फॉर्म करते हैं। वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट, इस तरीके से हमारा पूरा जो कंटेंट होता है वो इसी पर ही बेस्ड होता है कि आप जनता को, पब्लिक को अवेयर करें चीज़ों से जो उनके आसपास हो रही हैं, जो उनके काम की चीज़ें उनको बताएं, प्लस उनको एंटरटेन करें म्यूजिक के जरिए। शायद अगर आपको किसी रेडियो स्टेशन का मालिक, ओनर बनाया जाए, क्या आप करना चाहेंगे रेडियो? ये तो बड़ा ही टफ सवाल है, क्योंकि मालिक तो बनना बहुत दूर की बात है। मैं आपको मालिक बनाता हूँ। नहीं, कौन सा इनोवेशन लाएंगे या क्या करना चाहेंगे आप इमीडिएटली आज के जमाने में? एज एन पब्लिक ब्रॉडकास्टर मैं तो चाहूँगा कि जितनी अच्छी बातें, जितनी अच्छी चीज़ें, जितनी अच्छी जानकारियाँ, इन्फॉर्मेशन हम पहुँचा सकें एक आम इंसान तक, जिसमें प्रैक्टिकल चीज़ें हों, दुनिया से जुड़ी हुई चीज़ें, इमोशनल बॉन्डिंग्स की चीज़ें हों, रिलेशनशिप्स की बातें हों, और इस तरीके की तमाम चीज़ें मैं चाहूँगा कि उसमें शामिल की जाएँ। उनकी स्ट्रेस भरी ज़िंदगी से, और जो एक एंजाइटी भरा जो एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, उनको थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका मिले। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा जब अपने आप को डाउन फील करें, डल हों, तो उनको एनर्जाइज कर सकें। क्या आपको लगता है कि अभी स्कोप मौजूद है रेडियो? बिल्कुल है, नई नस्ल में बिल्कुल है। आजकल तो बल्कि बैक टू बेसिक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो चल रहा है, और रेडियो तो रिलेवेंट रहा है हमेशा से। तो रेडियो तो मतलब आवाज़, एक आम इंसान की आवाज़, और एक खास इंसान, मतलब आम और खास सबकी आवाज़। तो रेडियो रिलेवेंट आज भी है और आगे भी रहेगा। ज़माना मोबाइल पे आ गया, ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ गया जी। तो रेडियो में कितनी रेलेवेंस, वही मैं पूछना चाहता हूँ। क्या लोग रेडियो सुनते हैं मोबाइल पे या रेडियो पे सुनते हैं? हाँ, ये है एक बड़ा ही, बोला जाए कि गंभीर वाला मसला। क्योंकि हम अभी चंद साल पहले तक भी, हमने भी पहले रेडियो सुना,
हमसे कहा गया रेडियो सुनिए, तभी आप जब आप सुनेंगे तभी आप अच्छे ऑरेटर हाँ बन पाएंगे, प्रेजेंटर। और तो हम गाड़ी में सुनते थे ज्यादातर, घर पर भी सुनते थे, मोबाइल में सुनते थे, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें बदलाव तो आया है। अब उतना नहीं रहा है, लेकिन सिटीज में डार्क नहीं है। नहीं, डार्क तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जैसे आपने कहा ना कि कुछ नया होना चाहिए अपने आप से फिर से जोड़ने के लिए लोगों को, जनता को, क्योंकि रेडियो ही सबसे पुरानी और सबसे अहम आवाज हुआ करती थी। एक आवाज आती थी रेडियो से, जिसका इंप्रेशन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी था, इम्पैक्ट भी बेशक बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। उसको हो सकता है, ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिवाइवल की जरूरत है। और हालांकि रीच अब बहुत है, अब ऐप भी है, हमारी ऐप है। आप अगर रेडियो आपके पास नहीं भी है तो आप मोबाइल पे मोबाइल ऐप कोई भी स्टेशन आप सुन सकते हैं, कोई भी स्टेशन सुन सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आप हमें सुन सकते हैं, ये खास बात है। आपने कभी कोशिश की शायद कि मैं किसी प्राइवेट एफएम में जाऊं? नहीं, सीरियसली मैंने कभी नहीं की। मुझे शुरू में कुछ लोगों ने रेफर किया, बुलाया, भेजा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैं शायद वो सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको सीरियसली बताऊं, हो सकता है कि वो नामुनासिब हो, कि वो जो नौटंकी होती है वो शायद मुझसे नहीं हो पाएगी। मैंने व्हाई ओनली रेडियो, व्हाई नॉट टीवी, व्हाई नॉट विजुअल्स, विजुअल मीडियम? विजुअल मीडियम भी, मतलब ऑडियो विजुअल में मैं वही मैं कहने जा रहा था कि प्राइवेट चैनल्स में ही मैंने काम किया शुरुआत में मेरी, न्यूज चैनल्स में। तो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते वो पैशन जो था वो आहिस्ता आहिस्ता डिम होने लगा और डिसिप्लिन कहीं खोने लगा। क्योंकि उसमें मुझे कुछ थोड़ी सी, क्या कहा जाए कि सफोकेटिंग सा माहौल लगने लगा। मन मुवाफिक माहौल नहीं मिला। मन मुवाफिक नहीं कह सकते, मतलब आप जनरली आपको वो एक आम इंसान के ओपिनियन के तौर पर भी वो ठीक नहीं लग रहा। वो लग रहा है कि वो चीज वो नहीं बताई जा रही जो बतानी चाहिए। सही तरीके से सही चीज पेश नहीं की जा रही। वहाँ पर गुलामी ज्यादा है, आजादी कम है, ज़हन की आजादी कम है। हाँ, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं। यस, वो अच्छा, शायद भाई अपनी जाती जिंदगी पे आते हैं जी। तो घर में कौन कौन से हैं? घर में कौन? मेरे पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स, मतलब पूरी एक भरपूर फैमिली। मेरा एक माशाल्लाह एक प्यारा सा बेटा है। और बस इतनी सी है जिंदगी। बड़ी सी जिंदगी, छोटी सी कहानी। तो शादी कब हुई आपकी? शादी मेरी 2009 में शादी हुई। कैसी है अज़दवाजी जिंदगी? अब जिंदगी अज़दवाजी हो या नॉर्मल इनफरादी हो या पब्लिक लाइफ हो या आपकी फैमिली हो, वो सब कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव तो रहते ही हर किसी की जिंदगी में। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की सिचुएशंस और किस तरह से आप उनको टैकल कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, बस इतना फर्क है। तो उतार चढ़ाव वाली जिंदगी हमेशा से रही है और अभी भी है, तो वो कंसर्न नहीं होता है। तन्हाई एक ऐसी चीज है, अकेलापन, वो डिस्टर्बिंग होता है, ये कह सकते हैं आप। और मैं सुनता हूँ, अक्सर पढ़ता हूँ कि लोग जो तन्हा रहते हैं वो बहुत ही एकदम पावरफुल से होते हैं, बहुत ही ज्यादा डायनेमिक होते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। आपको नहीं? मेरे लिए तन्हाई काफी डिस्टर्बिंग है। हाँ, तो जिंदगी में आपके पेरेंट्स जाना चाहते हैं, पेरेंट्स के साथ रहना, पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, आपकी वाइफ हो, और या आपके बच्चे हो, मतलब आपके किड्स हो, वो रिलेशन के साथ साथ मेरा ये मानना है दोस्त होना भी बहुत जरूरी है उन सब का आपके साथ। भले वो आपके बच्चे ना होकर के आपके दोस्तों के हो, आपके पड़ोस के हो, आपके रिश्तेदारों के, भाइयों के। शायद आप ब्रॉडकास्टिंग में हैं जी। किस ब्रॉडकास्टर को सुन के आपको बहुत अच्छा लगा? आपको लगा कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा, काश मैं ऐसा होता? ऐसा तो नहीं रहा, लेकिन हाँ, अमीन सयानी रेडियो की आवाज कहे जाते रहे हैं। अब वो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो कहते हैं कि जो राज किया रेडियो पर, उनकी आवाज को आज भी लोग आवाज से पहचानते हैं, उनके अंदाज से मुतासिर हैं उनसे? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत मुतासिर रहा, क्योंकि वही एक ऐसी अकेली आवाज थी एक जमाने में जो पहचानी जाती थी। उसके बाद और भी बहुत सारी आवाजें हैं, लेकिन अब मैं सब तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, जो मेरे सीनियर्स भी हैं, इवन मेरे कलीग्स हैं जो साथ में काम करते हैं, उनमें बहुत बहुत टैलेंटेड और बहुत अच्छे आवाज के और अच्छे जहन के लोग हैं जो अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं। अच्छा, मेरा एक चीज यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा। मेरा ये मानना रहा है कि जिंदगी में इंसान अच्छा काम तो कोई भी कर सकता है। अच्छा काम, इंसान का अच्छा होना बहुत जरूरी है सबसे पहले। अच्छा, अगर इंसान अच्छा होगा ना तो फिर आप अच्छा काम कर ही लेंगे अपने आप। पहले ही जरूरत है इंसान की, प्रायोरिटी मेरी नजर में जो फर्स्ट डिमांड वो है कि इंसान अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये अच्छाई का पैमाना आपके पास क्या है? ये पैमाना मतलब इंसान अच्छा, हाँ, मतलब इंसान को इंसान समझे और इंसानियत का जो पैगाम है वो इंसान तक पहुंचाए और इंसान बन के रहे। और देखें, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैं स्टडी करता हूं, मैं सब चीज़ों को पढ़ता हूं,
मैं फेथ को पढ़ता हूँ अलग अलग, अपने इस्लाम धर्म को भी पढ़ा, तो वो ये इंसानियत का पैगाम सबसे बड़ा पैगाम है। इस्लाम की नज़र में भी वही है हाँ कि इंसान सब बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, कोई अमीर गरीब वैसे हो सकता है, लेकिन वो नेचर की नज़र में या खुदा की गॉड की नज़र में सब बराबर है। तो इंसानियत पहले है। अगर वो कोई अपनी फेथ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो तो करता है, लेकिन अगर वो इंसान अच्छा नहीं है, दूसरे इंसान के साथ वो उसकी जो है व्यवहार बर्ताव अच्छा नहीं है और उसके अंदर वो जज्बा नहीं है एक इंसान के लिए जो होना चाहिए, तो फिर वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। वो किसी भी धर्म कब से आपने ऐसा काम किया आपको फख्र हुआ अपने आप पे? ऐसा काम तो अब तक कोई नहीं किया, लेकिन हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ काम ऐसे करता रहूँ जिससे मुझे खुद को भी तसल्ली हो और मैं किसी को खुश कर सकूँ, किसी गिरते को सहारा दे सकूँ और किसी को कहीं पर। अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं आया? नहीं, ऐसे मौके अक्सर आते हैं। अच्छा, हाँ बहुत आते हैं। मैं कई बार खास तौर पर आगे बढ़ करके भी ऐसे मौके आते हैं, कलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा आर्टिस्ट शाहिद साहब, मैंने भी जब रेडियो में काम किया है तो बहुत सी गलतियां की हैं, उसको घोटाले कहते हैं, लिस्टर को पता नहीं चलता है लेकिन अनाउंसर को खुद पता है कि मैंने गलत किया। ऑन एयर जाते हैं, ऑन ईयर लिस्टर को महसूस नहीं होता है। आपने ऐसी कोई गलती कब की रेडियो में ऑन ईयर जब आप थे माइक पे? ऐसी गलतियां बहुत हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं लगता, और जब एहसास होता है तब तक देर हो चुकी होती है तो प्रॉब्लम ये होती है। अब पहले जो इक्विपमेंट हुआ करते थे अब वो अब ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स हैं, सारी सॉफ्टवेयर पर काम होता है, सिस्टम होते हैं। पहले मैकेनिकल और मैनुअल सिस्टम्स बहुत हुआ करते थे, आपको भी पता होगा, आपने भी काम किया होगा, वहां पर उलझ जाया करते थे, तो कई बार प्ले करने में देर हो गई और एक सेकंड भी बहुत मायने रखता है। टेप बदल गया, टेप चलाना कुछ और था, चल गया कुछ और, आपने क्यों करके रखा उसको प्ले करने के लिए और वो प्ले नहीं हुआ, या उसका रिबन जो मैग्नेटिक रिबन जो वो कट गया। अब लिस्टर को क्या पता कि क्या हो गया अंदर, उसको नहीं पता, लेकिन आपको हैंडल करना है कैसे। कई बार सर्वर डाउन हो गया आपका और अब आप ही रह गए बस माइक पर, कोई म्यूजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है आपके पास, अब आपको बोलना है, कैसे बोलेंगे। तो ऐसी सिचुएशंस कई बार हुई और बहुत मतलब क्या कहूँ मैं कि भयानक सिचुएशंस, तो आपको पता है कि आप सुने जा रहे हैं और आपके पास कुछ नहीं है, आपको बोलना ही है और ऐसा कुछ बोलना है कि ये ना लगे लिसनर को सुनते हुए कि ये बिखर गया, ये टूट गया और अब ये बिल्कुल एकदम इधर उधर की बातें करने लगा। तो ये होता है बड़ा, और कई बार हुआ ऐसा, बहुत बार हुआ ऐसा। तीन चीजें हैं, एक इंसान का इंटरेस्ट जो है ना, या स्पोर्ट्स की। शायद भाई जब आपने प्राइवेट चैनल्स में काम किया, टीवी चैनल्स पे काम किया, तो यादगार ऐसा प्रोजेक्ट कोई ऐसा यादगार काम जो आपको लगता है कि फख्र है मेरे लिए, वो अच्छा काम मैंने किया? देखें आजकल के दौर के हिसाब से भी देखें, अगर न्यूज़ के अलावा, न्यूज़ पर हमने बहुत काम किया, ब्रेकिंग पर, इलेक्शन के दौरान। अच्छा। फिर ज्यादा जो याद रह जाता है ना, या फिर जो ज्यादा जिसकी अहमियत हो जाती है वो ये कि कोई सेलिब्रिटी के साथ आपने काम किया है। तो फिल्म स्टार्स कई बार जब आते थे, उस जमाने में शुरुआती दौर था वो, जब फिल्म प्रमोशन रिलीज से पहले फिल्म प्रमोशन के लिए फिल्म की कास्ट आती थी, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आते थे, तो उस जमाने में उनके साथ काम करने का मौका मिला, तब मैं पीसीआर में था। अच्छा। लेकिन फिर प्राइम न्यूज में जब मैंने शुरू किया काम, एक चैनल था, तो उसमें मैंने एज एन एंकर और बॉलीवुड का प्रोग्राम करता था मैं, एज एन हेड एंटरटेनमेंट और एंकर। अच्छा। तो उस जमाने में मैंने अपने प्रोग्राम मैंने खुद से डिजाइन भी किए, उनको बनाया और उनका एंकरिंग भी की, प्लस आउटडोर जाते थे हम, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी नई फिल्मों की रिलीज से पहले, और प्रेस शो होते थे, उनमें जाते थे, प्लस वहां पर जो प्रमोशन के लिए आती थी स्टार कास्ट, तो उनसे इंटरव्यू। तो बॉलीवुड के बात आपने करी, जब आप एफएम में होते हैं, रेडियो में है, यहाँ दिल्ली में है, तो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज आती होंगी, किस बड़ी पर्सनैलिटी को आपने आमने सामने माइक पे रखा जिसके साथ आपने इंटरव्यू किया? हमारे रेडियो पर तो अभी भी बहुत लोग आते हैं, और पहले भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे एक का तो याद भी नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जिनमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी थे, आर्ट कल्चर से जुड़े हुए लोग थे। हमारा इंडियन आर्म फोर्सेस को डेडिकेटेड एक स्पेशल प्रोग्राम जाता है, उसमें हमने बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज के, आर्मी ऑफिसर्स के इंटरव्यू किए, और जिनमें सीआरपीएफ के डीजी का भी एक इंटरव्यू शामिल है। जिसको आपने इंटरव्यू किया? अब ऐसे तो याद नहीं, ऐसे तो बहुत सारे लोगों के हैं, जिसमें सिंगर या फिल्म मेकर इस तरह के लोग शामिल हैं। ऐसा रेडियो का तो रेगुलर चलता ही रहता है, इतना याद नहीं क्योंकि वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं, लेकिन एक न्यूज चैनल के लिए, टीवी के लिए मैंने किया था जब प्रोग्राम एंटरटेनमेंट के लिए, तब कई फिल्म स्टार्स के किए इंटरव्यू, प्रोड्यूसर्स के किए, डायरेक्टर्स के किए, म्यूजिशियंस के किए। खास नाम? खास नाम खास नहीं, बहुत सारे हैं, जिसमें जैसे फिल्म मेकर प्रकाश झा, अच्छा, फिल्म एक्टर हैं बहुत सारे, जिसमें जैकलीन फर्नांडिस, और उसके अलावा अच्छा, मैं शायद भाई यामी गौतम। उस क्वेश्चन पे वापस आता हूँ जी। क्या गुण चाहिए, क्या हुनर चाहिए एक नए यूथ को
इस फील्ड में, आरजे फील्ड में आने के लिए? सबसे पहली चीज राइटिंग की स्किल्स। अच्छा। आप अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकें हम्म। और वो एंगेजिंग हो, जो आपको अपने ऑडियंस से, लिसनर से जोड़ सके, प्लस उसका प्रेजेंटेशन। पहली राइटिंग, दूसरा प्रेजेंटेशन। तो वही आपको एक अच्छा आरजे कह लें आप उसको, आप उसको एक अच्छा आर्टिस्ट या ओरेटर कह लें, जो एंगेज करता है अपने ऑडियंस के साथ, लिसनर्स के साथ। क्योंकि हमारी रीच ऑल ओवर इंडिया है ही फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, फ्रीक्वेंसी के जरिए। उसके अलावा आपको मैंने बताया कि ऐप के जरिए तो आप पूरी दुनिया में भी आप सुन सकते हैं। जी। तो आपको पता है कि आपकी जो रीच है वो वाइड है, बहुत बड़ी है। तो वो जरूरी है कि कोई भी नया आज का यूथ अगर कोई इसमें करियर बनाना चाहता है, तो सबसे पहले उसके अंदर वो चीज जो चाहिए वो पैशन चाहिए कि हाँ वो करना चाहता है। सिर्फ एक करियर ऑप्शन के लिए नहीं, पैशन भी होना चाहिए। फिर राइटिंग स्किल्स हैं, फिर प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, टेक्निकल चीजें आप सीख जाते हैं करते करते। अच्छा, आजकल बहुत सारे ऐप, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पर वॉइस ओवर्स है, सिर्फ ऑडियो विजुअल मीडियम है। विजुअल मीडियम नहीं है, सिर्फ ऑडियो मीडियम है, जैसे कुकू एफएम है, ऐसे कुछ है। हाँ हाँ। तो वहाँ पर काम करने कभी ट्राई किया आपने? मैंने नहीं ट्राई किया कभी। मुझे कई बार ये कहा गया, बहुत लोगों ने मुझे मशवरा दिया, एनकरेज भी किया, लेकिन मैं कर नहीं पाया। अच्छा। क्योंकि और चीजों में इतना उलझा रहता हूँ। दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कि किसी भी चीज को करो तो पूरी डेडिकेशन से किया जाए, पूरे जज्बे से किया जाए। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे कुछ पैसा कमाना है तो इसलिए कर लिया, या अपनी एक पहचान बनानी है। अभी भी आप देखें, इतना सब कुछ मैं करने के बाद भी सोशल मीडिया पर मेरा बहुत कम ही कुछ आपको मिलेगा। अच्छा। जी। That means you prefer your reputation more than the money. हाँ, मतलब पर्सनल सेटिस्फेक्शन, रेपुटेशन। हाँ, आपकी एक इमेज है तो वो बस वो बरकरार रहे। प्लस ये कि पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी बहुत जरूरी है। तो मैंने तो उसी के लिए किया। मैं आपको एक बात बताऊं आबिद भाई, अपने दिल की बात है, सच्ची बात है, कि मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि यार लोग कितनी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, कोई नाइट ड्यूटी कर रहा है सुबह की, हमने भी की है वो चैनल्स में। मैंने, लेकिन मुझे वो करियर मिला, मैंने वो अपना पैशन चूज करा जो मुझे काम लगता ही नहीं है। अच्छा। मुझे लगता है मैं अपना शौक पूरा कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे इंटरेक्ट करना, लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी भी किसी रास्ते चलते चलते भी मुझे स्टोरीज मिल जाती है। कभी रिक्शे वाले के साथ, कभी किसी मजदूर के साथ मैं बातचीत कर लेता हूँ, तो वही मेरी स्टोरी बन जाती है। मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। ऑफ रेडियो पे सॉन्ग चलाते हैं जी। कौन सा सॉन्ग ऐसा है जो आपके दिल के करीब है? ऐसे तो बहुत सॉन्ग्स हैं। म्यूजिक, मतलब मैं नहीं समझता कि म्यूजिक के बगैर। कोई एक सॉन्ग बताओ जो आपको बहुत पसंद है खुद को। सॉन्ग्स आबिद भाई बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, मतलब अनगिनत हैं, जिसमें आप फिल्म सॉन्ग्स भी कह सकते हैं, नॉन फिल्म भी कह सकते हैं, एल्बम्स के कह सकते हैं, इवन वेस्टर्न म्यूजिक के बहुत सारे हैं, मुझे बहुत बहुत पसंद है। हालांकि मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है फ्रेंकली, लेकिन उसके बावजूद वो इतने मीनिंगफुल हैं कि मतलब मजा आ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी जब शुरुआत हुई, जब हम म्यूजिक से लगाव शुरू हुआ, मोहब्बत, तो हम स्कूल में थे, छोटे थे, तो तब सिर्फ म्यूजिक ही समझ आता था। अल्फाज, शायरी नहीं समझ में आती थी उस जमाने में। तो मिर्जा गालिब का हम जिक्र करें, हमारे पड़ोस में ही उनकी हवेली है। तो अभी हम आदित्य और हम लोग, मेरी दोस्त नम्रता, हम लोग विजिट करने गए, तो मैंने बताया, तो याद आया कि हम छोटे थे तो हमें नहीं पता था मिर्जा गालिब की हवेली हमारे पड़ोस में ही है। हम जगजीत सिंह की आवाज में उनकी गजलें सुना करते थे। अच्छा, तो ये पता नहीं कि मिर्जा गालिब का मकबरा कहाँ है। हाँ, उनकी हवेली जहाँ वो रहा करते थे वो कहाँ है। और ना शायरी समझ आती थी, लेकिन उनकी आवाज और वो जो धुन होती थी, उससे हमें लगा वो मोहब्बत हो गई। शायर की शायरी आपको पसंद है? तमाम अच्छे शायर जो बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं, तमाम शायरी अच्छे लिखता है। कोई बस ये अपनी रेडियो वाली आवाज में मैं ये कहूँगा कि जैसे बशीर बद्र साहब का शेर मुझे बड़ा दिल से अच्छा लगता है, वो दोस्तों के लिए भी। और जैसा मैं बहुत ही इमोशनल इंसान हूँ, तो मुझे पसंद है कि उनका एक शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। वाह, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वाह। तो बशीर बद्र साहब का, और ये मैं हर किसी के लिए, मेरे दिल में ही जज्बा है इस शेर के ताल्लुक से। मैं बताऊं आपको, शायद भाई दोस्तों के लिए भी, सबके लिए। हमारी शाम हो गई, अभी शाम ढलने को है। जी, और ये शाम हम निकल रहे हैं अभी इस हुमायूं टॉम्ब से। जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। जी, तो अपने नाज़रीन को बता दें कि आप देख रहे हैं माग मीडिया प्रोडक्शंस की मुलाकात की आज की कड़ी आरजे शाहिद शाह के नाम थी। आप बने रहिए, लाइक को, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर। सारी जिंदगी यही सुनते सुनते गुजर गई, अरे चाहते क्या हो। तो बहुत वक्त गुजरा, कुछ लिखना शुरू किया, तो फिर कुछ जहन ने काम किया और एक लाइन बन गई किसी को सोचकर कि पूछते हो तुम मैं क्या चाहता हूँ,
आसमां मंजिल है मेरी, उरूज चाहता हूँ। हाय, मेरा नाम है शाहिद और आप मुझे आरजे शाहिद शाह के नाम से जानते हैं। और देश का जो नंबर 1 रेडियो है, हमारे ऑल इंडिया रेडियो का 102.6 रेनबो, जिसका दिल्ली स्टेशन है, वहाँ से मैं शोज़ करता हूँ। और शुरुआत हुई थी मेरी 2011 में, अगस्त का महीना था। और शायद जहाँ तक मुझे याद है कि पहला रोज़ा था उस ज़माने में, तब हुई थी मेरी शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो के FM चैनल पर। एंड दैट इज़ वन ऑफ माई पैशनेट थिंग आई हैव एवर डन एंड आई एम डूइंग। उसके अलावा ये है मेरा सबसे बड़ा पैशन, गाड़ी। हालांकि ये मेरी फेवरेट कारमन, अ वेरी यूनिक और लिमिटेड एडिशन मॉडल। 15 साल जब हो गए तो जाहिर है इसको भी अलविदा कहना पड़ा। और मेरे ही जैसा कोई शौकीन दिल्ली से बाहर बेंगलोर का एक बहुत ही अच्छा इंसान मुझसे बहुत ही अच्छे पैसों में मेरी ये फेवरेट कार को लेकर के चला गया। और उसके बाद से लेकर आज तक गाड़ी मैंने कई बार बदली, लेकिन वो बात आ ही नहीं सकी जो इसमें थी। दैट्स अ स्मॉल बीस्ट ऑन द रोड। कई हफ्ते, महीने, बल्कि मैं कहूँगा साल गुजर गए। लोग मुझसे कह करके परेशान हो गए, अरे भाई अपने बारे में कुछ लिखो, कुछ बनाओ, कुछ बोलो, कुछ दिखाओ, कुछ अपलोड करो। यूट्यूब का ज़माना, और अब हर आदमी यूट्यूबर बना हुआ है, हर आदमी, हर इंसान एंकर बना हुआ है, रिपोर्टर बना हुआ है, सेलिब्रिटी बना हुआ है बल्कि। और आपका इतना लंबा चौड़ा न्यूज़ चैनल, टीवी न्यूज़ चैनल से, एंटरटेनमेंट से, बॉलीवुड से, और अब रेडियो पर आरजे, इतना लंबा एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट तकरीबन 22 साल। 2004 था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब फिल्म सिटी सेक्टर 16A में गया था। तो शुरुआत इंडिया टीवी, और जनरल इलेक्शन की तैयारी चल रही थी जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी इंडिया टीवी से। और काफ़ी स्लो, बड़ी ही कहा जाए जोशीली शुरुआत तो नहीं थी, क्योंकि वो बड़ा ही अजीब सा एक डिप्रेशन का दौर था। लेकिन बहुत एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये भी ज़रूरी था बताना सब लोगों की अपनी लाइफ स्टोरी में मुझे बताना कहा गया कि बताइए आप। तो मैं बताऊं कि मैंने सिंपल, बहुत ही बिलो एवरेज में अपने ज़माने में एक स्टूडेंट रहा। बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं थी। और एक कमाल की बात ये आपके साथ शेयर करूं कि मैंने कभी मैथ में कभी मैं पास ही नहीं कर पाया। शायद ही कोई 1 आध साल रहा होगा स्कूल का जब मेरे मैथ में पूरे पासिंग मार्क्स आए। अदरवाइज़ मुझे प्रमोट करके ही धक्का दे करके आगे बढ़ाया करते थे मेरे टीचर्स। लेकिन पढ़ाई बिलो एवरेज, बहुत ही बिलो एवरेज में स्टूडेंट था। उसके बावजूद मेरे अंदर कुछ जज्बा था, पता नहीं क्यों, कहाँ से वो आया। हालांकि वो माहौल तो था नहीं हमारे आसपास, इवन इन द फैमिली, लेकिन फिर भी कुछ था कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। थोड़ा सा डिसिप्लिन में था ही बचपन से। थोड़ा सा जब मैं आगे बढ़ा तो चीज़ों को देखा। अच्छी चीज़ें मुझे हमेशा इंस्पायर करती रही हैं और अब भी करती हैं। तो मुझे उसमें कोई शर्मिंदगी या मुझे नहीं ये महसूस होता कि क्यों मैं किसी की चीज़ों को लेकर के इंस्पायर। तो मैं इंस्पायर होता हूँ, मैं कॉपी कभी नहीं करता। मैं अभी भी स्क्रिप्टिंग करता हूँ, मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं कुछ लिखता हूँ, बोलता हूँ, जो भी कुछ करता हूँ मैं आइडियाज़ लेना पसंद करता हूँ, लेकिन कॉपी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उन आइडियाज़ में अपनी क्रिएटिव इनपुट्स डालता हूँ, भले ही वो मेरी राइटिंग हो, मेरे प्रोग्राम की स्क्रिप्ट हो, मेरा प्रेजेंटेशन हो, इवन मेरी एंकरिंग। इवन जब मैंने गूगल के लिए प्रोजेक्ट किए थे क्रिएटिव राइटिंग और एडिटिंग का, तब भी दूसरे कंटेंट से मैं आइडिया लिया करता था जो दूसरी लैंग्वेजेस हुआ करती थी, जैसे कि इंग्लिश बेस लाइन। लेकिन अपनी ही इनपुट्स, अपनी ही क्रिएटिविटी को मैं यूटिलाइज करने की कोशिश करता था, और वो आज भी मेरा तरीका रहा है। तो बचपन से ही थोड़ा सा डिसिप्लिन रहा, अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करना, अपना एक छोटा सा बॉक्स बनाना, अपना सामान उसमें रखना, फिर उसके बाद एक छोटा सा एक छोटी सी अलमीरा, फिर उसमें छोटी छोटी बुक्स, थोड़ी थोड़ी बुक्स, फिर किताबों का शौक़ हुआ। उस ज़माने में लेट 80s की बात है, तो छोटे ही थे। उर्दू मेरी शुरू से बहुत अच्छी रही, तो ये अच्छी बात रही। और अब मैं उर्दू लोगों को सिखाता भी हूँ, उर्दू में काम भी करता हूँ। अभी हाल ही में IIT मद्रास में, लास्ट ईयर IIT मद्रास चेन्नई जाने का इत्तेफाक हुआ। 1.5 महीने वहाँ पर स्टे किया और AI फॉर भारत के लिए उर्दू का AI प्रोजेक्ट करके हम लोग आए, मैंने किया। बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, क्या शान है कि जिसने एक मुट्ठी खाक से क्या क्या सूरतें और मिट्टी की मूरतें पैदा की, बावजूद 2 रंग के, एक गोरा एक काला,
और यही नाक कान पाँव सब दिए। ओके फ्रॉम हियर Yes, yes. एक गोरा Ram Gora. एक गोरा Yeah. रेडी सर रेडी टेक एक गोरा और एक काला और यही नाक कान हाथ पाँव सब दिए। और वो तो अमेजिंग एटमॉस्फेयर, वो जो कैंपस है IIT मद्रास चेन्नई का कैंपस, दैट वाज mesmerizing। मतलब वो ज़िंदगी जी है, दिल चाहता है कि फिर से वहाँ जाया जाए।
तो उर्दू पर मेरी पकड़ हमेशा से रही और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मैं कर लेता हूँ, अभी भी ठीक ठाक। तो उर्दू मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा। बचपन में हमारे फिल्मी मैगज़ीन्स आया करती थी, उर्दू में हम लोग पढ़ा करते थे, उनको रिसाले बोलते थे। उसमें फ़िल्मी मैगज़ीन्स हुआ करती थी, फ़िल्म सितारे, शमा और जाने क्या क्या। तो नावल वगैरह का मुझे कभी शौक़ नहीं रहा। हाँ, मुझे के जनरल नॉलेज गेन करने का हमेशा से शौक़ रहा। आज भी मेरे पास बचपन की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि शुरुआत हुई मेरे करियर की और ज़िंदगी का एक बड़ा और शानदार एक मोड़ आया, वो 2004 था और शायद अप्रैल था जब मैंने ज्वाइन किया इंडिया टीवी एज एन प्रोडक्शन असिस्टेंट। फिर उसके बाद मैं रिपोर्टिंग में गया और बड़ी तारीफ़ हुई। रजत शर्मा जी जो चैनल के चीफ एडिटर और मालिक भी हैं, तो उन्होंने मीटिंग लिया करते थे अक्सर रोज़ाना सुबह में। तो तारीफ़ की उन्होंने, बल्कि तारीफ़ के साथ साथ ये भी कहा कि भाई ज़रा रिपोर्टिंग के लिए आप जाते हो, लोगों से बात करो, आराम से किया करो ज़रा आपकी आवाज़ अच्छी है, दमदार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को डांटो। तो शुरुआत में जो हमने स्टोरी की थी, प्रोग्राम होता था वो बच के रहना। तो इत्तेफाक की बात है कि वो प्रोग्राम करने का मौका मिला तो अपने ही घर के पास चांदनी चौक फतेहपुरी पर स्पेक्टिकल्स की मार्केट में आकर के वो स्टोरी की। फिर उसके बाद कनॉट प्लेस में स्टोरीज़ की, फिर मूलचंद फ्लाईओवर पर स्टोरीज़ की। फिर कई उस ज़माने के नेताओं के इंटरव्यू के लिए हम लोग गए, मतलब इंटरव्यू क्या, बाइट्स लेने के लिए। तो इस तरीके से शुरुआत एक बहुत अच्छी रही और एक करियर का बूस्टअप था। लेकिन मेरा मीडिया से बेसिकली जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, मैंने कोई डिग्री नहीं की, छोटा मोटा बस अपनी क्वालिफिकेशन के बल पर ही, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करते करते मैं वहाँ तक पहुँचा। 2004 से पहले 2000 में, शायद 2001 में एक लाजपत नगर में एक एड एजेंसी थी। वो एक्टिंग स्कूल, डांसिंग स्कूल भी चलाया करते थे। वहाँ से एक इत्तेफाकन ब्रेक मिला था मेरे एक दोस्त के ज़रिए, जो वहाँ पर कोरियोग्राफर के तौर पर अपॉइंट हुआ था। तो वहाँ जाना आना शुरू हुआ, तो उनको लगा कि ये बहुत अच्छा मैनेज कर सकता है। तो वहाँ पर पहला जो एक्सपीरियंस और एक एक्सपोजर मिला वो लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का, अपकमिंग और एस्पायरिंग मॉडल्स। तो वहाँ पर उन लोगों ने अपने पैनल पर रखे हुए थे प्रेम चोपड़ा जैसे दिग्गज बॉलीवुड के महान कलाकार। उसके अलावा जो जीता वही सिकंदर आपको याद होगी, तो उसमें आमिर खान के बड़े भाई का रोल करने वाले मामिक के साथ जो उस एड एजेंसी का हेड था, उसका अच्छा दोस्ताना था। उसके अलावा इत्तेफाक से एक जब वहाँ पर वर्कशॉप हुआ, ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, तो बॉम्बे से आए आशीष विद्यार्थी। वो भी बहुत बेहतरीन एक्टर मैं समझता हूँ, मुझे बहुत पसंद है उनकी एक्टिंग। तो हम उनको एयरपोर्ट से लेने गए, रास्ते में बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। और वो भी बहुत ही बढ़िया इंसान, बहुत अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। तो शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, लेकिन ये कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। तो 2000 या 2001 के बाद लगातार नहीं वो ट्रैक रह पाया, बीच बीच में कुछ और इधर उधर। उसके बाद फिर इंडिया टीवी से हुई शुरुआत, एक बड़ी शुरुआत। इसी लंबे सफ़र में मैंने प्रोडक्शन से शुरुआत करी, ऑपरेशंस टेक्निकल में। और फिर उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक दिल्ली एनसीआर बेस्ड पहला चैनल लॉन्च हुआ, टोटल टीवी। तो वहाँ पर मुझे अच्छी सीनियर पोजीशन मिली। फिर वहाँ पर मैं पीसीआर हेड रहा, प्रोड्यूसर भी रहा, फिर स्टूडियो डायरेक्टर बना। एंकरिंग के लिए हमें बहुत इनकरेज किया गया, लेकिन मैं बड़ा शर्मीला और थोड़ा झेपू टाइप रहा हमेशा से। तो तब तो क्या नहीं, जब पीक टाइम था। तो अब आकर के जब रेडियो जॉकी बने, फ्लो बन गया, कमांड आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, तो अब ज़ाहिर है वक्त निकल गया, अब वो अपॉर्चुनिटीज़। और अब न्यूज़ चैनल का हाल भी अब दुनिया को पता है कि क्या हो चुका है हमारे यहाँ, तो वो मज़ा भी नहीं रहा। हालांकि मुझे बीच में 2015 में एक चैनल ने मुझे ऑफ़र किया, तो उसकी वजह ये थी कि मैं रेडियो पर उस ज़माने में बॉक्स ऑफिस का प्रोग्राम किया करता था, सैटरडेज़ में, फिल्म बेस्ड प्रोग्राम बॉलीवुड का। तो बहुत अच्छी कमांड थी मेरी, तो काफ़ी इंटरव्यूज़ भी हुआ करते थे। तो उस बेसिस पर उस चैनल ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैं एंटरटेनमेंट हेड बन करके काफ़ी टाइम वहाँ पर रहा और बहुत अच्छे मौके मिले। और वही एक दौर था जब मुझे मौके मिले कि जब फिल्म स्टार से, फिल्म प्रोड्यूसर से, फिल्म मेकर्स से, सिंगर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स और बाकी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मौका मिला मिलने का, बात करने का। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, उनके इंटरव्यू किए, स्टूडियो में बुला करके भी बात की, जिसमें
में टीनू आनंद साहब थे जिन्होंने कालिया जैसी फिल्म अपने ज़माने में बनाई, शहनशाह जैसी फिल्में बनाई, अग्निपथ जैसी फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने काम किया, और भी बहुत सारी फिल्में, बहुत बहुत मशहूर, बहुत बड़े फिल्म मेकर और एक्टर। उसके अलावा फिर बीच में बहुत सारे लोगों का, जैकलीन का इंटरव्यू किया मैंने, और उसके अलावा हमारे तिग्मांशु ढुलिया जी, अरे वाह क्या बेहतरीन फिल्म मेकर हैं वो, उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला। उसके अलावा जो सिंगर, फिर एक बार स्टूडियो में ही मुस्तफ़ा ज़ाहिद, बहुत बेहतरीन गाने हम अक्सर सुना करते थे, तो बड़ा अच्छा मौका मिला, 1 घंटे का पूरा इंटरव्यू बेस्ड शो किया वहाँ पर स्टूडियो में मुस्तफ़ा ज़ाहिद के साथ। उसके अलावा अपने ज़माने की मशहूर एल्बम सयोनी के जो मेन सॉन्ग था, जो हिट सॉन्ग था, उसके सिंगर से मुलाकात हुई, उनसे इंटरेक्शन हुआ, बहुत देर बातचीत हुई, इंटरव्यू भी किया। उसके अलावा यामी गौतम से, उसके अलावा राधिका आप्टे, शाहरुख खान की फ़ैन उस ज़माने में रिलीज़ हुई थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हम लोग। तो अपना वही वो न्यूज़ चैनल वाला हाल, वो नए नए बच्चे, सवाल अजीब अजीब तरह के, तो वहाँ पर मेरे पास उतना मौका नहीं मिला कि मैं बात कर पाता शाहरुख से, लेकिन हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करके बड़े चैनल्स के लिए उनका इंटरव्यू लाइनअप था तो वो उनको दिया उन्होंने, हमें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है एक अपॉर्चुनिटी मिली। उसके अलावा एक उससे पहले का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जिस वक्त मैं स्टार न्यूज़ में था। मैंने 2004 में इंडिया टीवी से शुरुआत की, फिर टोटल टीवी बहुत टाइम रहा, उसके बाद 2007 की जनवरी में मैंने स्टार न्यूज़ था उस ज़माने में, जो अब एबीपी न्यूज़ है। तो बॉम्बे से नोएडा शिफ्ट हो रहे थे वो, मुंबई से नोएडा, तो वहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन बस वहाँ पर एक ड्रॉबैक ये रहा कि मैं ऑपरेशंस में चला गया। मैं प्रोड्यूसर था, एडिटोरियल का था, लेकिन वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर का काम होता था वो उन्होंने एमसीआर में लगाया हुआ था। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत लंबा वक्त वहाँ गुजारा, उतार चढ़ाव की ज़िंदगी रही और अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस रहे। पता लगा कि पॉलिटिक्स किसे कहते हैं, पॉलिटिक्स क्या होती है, वो वहाँ पर जाकर के तजुर्बा हुआ कि पॉलिटिक्स सिर्फ पार्लियामेंट में बैठ कर के ही नहीं होती, या नेता ही सिर्फ नहीं करते, जिनके पास ताकत होती है, जिनके पास कंट्रोल होता है, जो लीड कर रहे होते हैं अपनी टीम को, वो भी पॉलिटिक्स करते हैं, जो आपके बॉस लोग होते हैं। तो वहाँ पर उसका मुझे बहुत नज़दीक से एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन उसी दौरान जब मैं अपने लास्ट के दिनों में, मैं हालांकि बॉम्बे शिफ्ट हो गया था उस ज़माने में, मुझे कर दिया गया, तो फिर वापस आया। बॉम्बे की लाइफ तो भाई तो सर्वाइवल है बेसिकली ना, वहाँ पर आप अच्छे से रह सकते हैं और ट्रैवल तो आप बिना लोकल के कर ही नहीं सकते, और खाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो वहाँ से वापस आया मैं, फिर रिज़ाइन किया। लेकिन इस दौरान, इस बीच जब मैं नोएडा में था स्टार न्यूज़ में, तो स्लम डॉग मिलियनेयर इतनी पॉपुलर फिल्म और ए.आर. रहमान का म्यूज़िक जिस पर ऑस्कर भी मिले, तो उसके फिल्म प्रमोशन के लिए पूरी टीम आई हुई थी, जिसमें डायरेक्टर डेनी बॉयल से लेकर के इरफान खान, अनिल कपूर और बाकी की स्टार कास्ट भी थी। तो दिल्ली के ही एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में, शायद मौर्या शेराटन था, तो उसमें हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया पीआर ने। तो उसको मैंने बहुत अच्छे से हैंडल करा, मतलब टीम का मेंबर था मैं भी, लेकिन वहाँ पर पूरा मैनेज करना, शूट प्लान करना, लाइटिंग, माइक, कैमरा और ये सब चीज़ें, वो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और भी हुआ है जो बड़ा कमाल का है, टॉम क्रूज से मिलने का मौका। नहीं मजाक कर रहा हूँ। टॉम क्रूज की बेसिकली जो मैडम तुसाड्स म्यूज़ियम है जगह जगह, तो वहाँ पर जो मम्मी बना के रखी हुई है सब बड़े बड़े जो भी दुनिया की पर्सनालिटीज़ हैं, जिनमें फिल्म स्टार्स भी शामिल हैं, अपने इंडिया के भी। तो हॉलीवुड के मेरे आज तक के सबसे फेवरेट हीरो, एक्टर, फिल्म मेकर और बहुत ही डायनेमिक बंदा वो मैं कहूँगा, तो मिलने का मौका हुआ। और मैंने इस तरीके से, इस एंगल से फ़ोटो क्लिक करवाया कि लग रहा है कि जैसे लाइफ लाइक वो मेरे साथ खड़े हैं और मैं टॉम क्रूज से बात कर रहा हूँ। वो मेरा फेवरेट एक्टर तब बना जब 1996 में, तब तक शायद मेरा कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हाँ नहीं हुआ था, तो फिल्म रिलीज़ हुई थी MI, मिशन इम्पॉसिबल 1। तो मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ की वो पहली फिल्म थी, और उस ज़माने में शायद नया ही एक दौर था कि हिंदी में डब होकर के फिल्में रिलीज़ हुआ करती थी, हॉलीवुड की एक्शन मूवीज़ ख़ास तौर पर। तो वो मूवी हम देखने गए। हमारा अब जो गोलचा सिनेमा हॉल है दरियागंज पर, पुराने ज़माने का बड़ा मशहूर, जिस पर सुना है मुग़ल आज़म के ज़माने में लोगों ने महीनों पहले चारपाइयाँ डाल करके टिकट लेने के लिए, टिकट बुक करने के लिए डाल दी गई थी, वो गोलचा जो अब बंद हो गया, उस गोलचा सिनेमा हॉल पर अपने एक पुरानी दिल्ली के साथी के साथ, दोस्त के साथ मिशन इम्पॉसिबल 1 हमने देखी, हिंदी डब्ड वर्जन। तो मज़ा आ गया। तब से मैं फ़ैन हो गया टॉम क्रूज़ का और आज तक हूँ।
कमाल की बात यह है कि जो स्टंट वो बंदा इस उम्र में भी करता है वो बिल्कुल अनइमेजिनेबल है, और वो मतलब माइंड ब्लोइंग जो सही वर्ड है कि इतनी एज में भी वो बंदा अपने स्टंट रियल करता है, तो मुझे इसलिए वो ज़्यादा पसंद है। और एक्टर भी अच्छा है, इंसान बहुत अच्छा है। मैंने उसके बारे में आज से बहुत साल पहले जब मैं मैगजीन्स पढ़ा करता था या न्यूज़ पढ़ा करता था तो मैंने सुना उसके बारे में। अच्छा इंसान है, हम्बल है, लोगों की मदद करता है, बड़ा डाउन टू अर्थ भी है, जैसे कि कियानू रीव्स के बारे में कहा जाता है। और उसके अलावा फिर एक दौर आया लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज़, वो जो फैंटेसी ना, मतलब अबव द लेवल फैंटेसी, वो मुझे बहुत ही पसंद है। उसके अलावा फिर बॉन्ड सीरीज़ है, जैसन बॉन्ड आइडेंटिटी से शुरुआत हुई, तो मैं फिर एक्शन के मामले में रॉ एक्शन, तो पॉल ग्रीनग्रास का डायरेक्शन और मैट डैमन ने क्या रोल प्ले किया है जैसन बॉन्ड का, आई एम टोटली अमेज्ड। तो आज भी मैं जो भी सीरीज़ पूरी आई है जैसन बॉन्ड सीरीज़ की सारी मूवीज़ देखी, और अल्टीमेट जो थी बॉन्ड अल्टीमेटम, वो तो मैंने कितनी बार देखी है, मेरे दोस्तों ने भी, मैंने भी साथ में बैठ करके, अकेले भी, मुझे खुद भी याद नहीं, अनगिनत बार। तो सफ़र बड़ा उतार चढ़ाव वाला तो रहा, लेकिन मज़ेदार रहा। आज मैं पीछे मुड़ कर के अगर देखूं तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसका मुझे अफसोस हो। हाँ, कुछ पर्सनल इश्यूज़ को लेकर के पर्सनल चीज़ें ज़रूर इंसान की ज़िंदगी में रहती हैं, उतार चढ़ाव रहते हैं, वो ज़रूर रहा, और वो बड़ा ही गहराई में डुबो देने वाला, अंधकार में गर्क कर देने वाला रहा। तो लेकिन मेरा बेटा मेरी सबसे बड़ी खुशी भी है, और वो मेरे लिए सबसे बड़ा पर्पस भी है। आप सुन रहे हैं शाहिद को, यह है सैटेलाइट्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, और पूरे देश में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर हम पहुंच रहे हैं आप तक। और वहीं मोबाइल ऐप हमारी ऑल इंडिया रेडियो लाइव के माध्यम से पूरी दुनिया में हम हैं आपसे रूबरू। और अब जाते जाते मैं आपको एक और एनवायरमेंट से रिलेटेड बात, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके बड़े ही काम की, प्लांट्स के बारे में हम अक्सर बात करते हैं। पेड़ पौधे वो हमें देते हैं ऑक्सीजन, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही होते हैं हेल्पफुल, बहुत ही फायदेमंद। लेकिन क्या आपने सुना है कि प्लांट से म्यूजिक भी बनता है? जी हाँ, फिलाडेल्फिया बेस्ड आर्ट कलेक्टिव ने प्रोड्यूस किया है, एक मशीन बनाई है बहुत ही यूनिक सी, जिसके जरिए से प्लांट से म्यूजिक बनाया जाता है। और ये मशीन काम करती है ईसीजी मशीन की तरह से, मतलब ये एक ग्राफ क्रिएट करती है और उसको मेजर करती है, उसकी इलेक्ट्रिकल चार्ज को, और उसके फ्लो के जरिए से जो प्लांट से निकलता है उससे इसको ये कन्वर्ट कर देती है म्यूजिकल नोट्स में। और ये मशीन एक मुंबई बेस्ड नर्सरी ने यूज करनी शुरू करी है, और उनका ये कहना है कि जो प्लांट्स हैं उनको इस मशीन के जरिए से जो वो साउंड क्रिएट करते हैं जो हम नहीं सुन सकते, वो अलग अलग तरह की साउंड इसके जरिए से वो क्रिएट कर रहे हैं इस मशीन के जरिए से। उनका ये कहना है कि जो हम पानी देते हैं पौधों को, वो आवाज, उसके अलावा जब हम उनकी पत्तियों को तोड़ते हैं तो वो आवाज, सब आवाजें अलग अलग तरह की होती हैं इन पौधों से निकलने वाली। और ये सब वो आवाजें ये यूनिक सी जो मशीन है ये कैप्चर करती है और इसको म्यूजिक में बदल देती है। उनका कहना है कि नोट्स जो है म्यूजिकल नोट्स वो चेंज होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई तितली और कोई दूसरा कीड़ा वहां से उड़ता हुआ गुजरता है उन प्लांट्स, उन पौधों के पास से, तो उसका म्यूजिकल नोट उन पौधों का बदल जाता है और ये यूनिक मशीन उनको कैप्चर कर लेती है और एक नया म्यूजिक क्रिएट कर देती है।
तो यानी कि अब जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, हम अपने घरों में लगाते हैं खूबसूरती के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी, तो वो अब म्यूजिक भी क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इस मशीन के जरिए से आप एक नए तरह का म्यूजिक बना सकते हैं। ट्रैक जवान से अनिरुद्ध और विशाल ददलानी की आवाज में। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, मेरा नाम है शाहिद। वन 102.6 ये देश का नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो खुश नहीं रहना चाहता, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अपने आसपास लोगों को आप खुश रहने की कोशिश करें ताकि आप भी खुश रहें। आपके बिजी शेड्यूल में थोड़ा वक्त अपने आप को भी जरूर दें। जी हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया पर लगे रहें आप, फेसबुक, इंस्टा, इन सब को, और साथ ही साथ बैक टू बैक रील्स और शॉर्ट्स को देखने को भी जरा सा तो ब्रेक दें। कभी कभी कोई अच्छी किताब जरूर पढ़ें। और म्यूजिक को तो खुद को रिलैक्स और मोटिवेट करने के लिए बहुत ही बड़ा एक मीडियम है। आप सुन ही रहे हैं हमको। तमाम ऑब्स्टिकल्स, उतार चढ़ाव और परेशानियों के बावजूद कीप गोइंग स्टेडली ऑन द पाथ ऑफ लाइफ। मंजिल तो एक दिन मिल ही जाएगी, लेकिन जिंदगी के सफर को तो हसीन यादगार बनाते रहिए, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मेरे दोस्त। ये अभी एक सफर के दौरान एक दोस्त ने कहा, और आज मैं आपसे कह रहा हूं। म्यूजिक के इस सफर पर शाहिद आपके साथ 102.6 इंडिया के नंबर 1 रेडियो FM रेनबो पर। चलो ना ढूंढे शहर एक नया। कोई सुबह सवेरे अगर बिस्तर से निकलने के लिए आपको बोले तो बहुत ही बुरा लगता है, और जाहिर है ऐसे बहुत से लोग हैं कि सर्दी हो या गर्मी, उनको कोई अगर नींद से जगा दे वक्त से पहले तो वो उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, ठंड हो या गर्मी, रिसर्चर्स ने एक नई स्टडी से यह बताया है कि जो लोग सुबह देर तक सोते हैं, या वो रात की नींद 9 घंटे से ज्यादा लेते हैं, या फिर वो दिन की जो नैप होती है ना, आफ्टरनून नैप, वो 1.5 घंटे के आसपास लेते हैं, यानी कि 1 घंटे से ज्यादा अगर लेते हैं, तो आगे उम्र में चल करके उनको दिल की बीमारी से त्रस्त होना पड़ता है। यानी कि 9 घंटे से ज्यादा सोने वाले लोग, रात में 9 घंटे से ज्यादा की नींद लेने वाले लोगों के लिए दिल की बीमारी बढ़ जाती है, और उनको स्ट्रोक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जिन लोगों पर यह स्टडी की गई है, उनकी ना तो कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम थी और ना ही उनके साथ दिल से जुड़ी हुई कोई बीमारी का पता लगा है। यानी कि जो एक हेल्दी इंसान है, उसके साथ भी यह समस्या हो सकती है अगर वो 8 घंटे से ज्यादा सोता है। यानी कि 9 घंटे या उससे ज्यादा सोने वाले लोग होशियार हो जाएं कि अगर वो ज्यादा सोने के आदी हैं तो अपनी आदत को बदल दें, और एक लिमिटेड नींद जो जरूरी है आपकी हेल्थ के लिए और आपकी फिटनेस के लिए और आपके उस दिन को अच्छी तरह से गुजारने के लिए, तो बस उतनी ही नींद लें। वैसे भी ये बात पहले भी प्रूव की जा चुकी है कि जितनी जो मेहनत करता है फिजिकल एक्टिविटी, उसको उतनी ही ज्यादा नींद की जरूरत है। अगर आप कहीं पत्थर तोड़ रहे हैं या ऐसा कोई मजदूरी वाला भारी काम कर रहे हैं, तब तो बनता है आपको कि आप 9 घंटे की भी नींद लें। लेकिन अगर आप नॉर्मल काम करते हैं, एक ऑफिस में, एक फैक्ट्री में या एक शॉप पर, तो आपके लिए 8 घंटे की नींद जो पहले भी बताई जा चुकी है, वो मोर देन सफिशिएंट है। बल्कि जिन लोगों का बैठे रहने का ज्यादा काम है, उनके लिए 7 घंटे की भी नींद रात में काफी बताई गई है। और साथ ही जो लोग दिन में आफ्टरनून नैप के शौकीन हैं, उनको भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपकी आफ्टरनून नैप वो एक लंबी नींद में ना बदल जाए। तो वो नैप जो है वो 15 से 20 मिनट की होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और अगर आप रात में 9 घंटे से ज्यादा की नींद ले रहे हैं रेगुलरली, तो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में, यानी कि जब आपकी उम्र बढ़ेगी, तो आपके लिए हार्ट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा एक नॉर्मल नींद लेने वाले इंसान के मुकाबले में। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं आपको। मेरा नाम है आरजे शाहिद शाह, प्रोग्राम सैटेलाइट्स के जरिए। ये अहम जानकारी और ऐसी ही बहुत सारी जानकारियां आपको मैं देता हूं अपने प्रोग्राम सैटेलाइट्स के जरिए 102.6 FM रेनबो पर। तो कीप लिसनिंग, आरजे शाहिद शाह।